अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर के साथ हाज़िर है। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चल बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हमारा पहला एमसीक्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी इजीली अकोमोडेटेड इन थर्ड एनर्जी लेवल इज़। इसका सही ऑप्शन है 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। और इसके लिए हम फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने के लिए किसी भी शेल में, वो हम यूज़ करते हैं 2n² फार्मूला है किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास ऑफ एन एटम इज़ कंसनट्रेटेड मोस्टली इन द न्यूक्लियस। ठीक है, इसका सही ऑप्शन न्यूक्लियस है, क्योंकि मास जो होता है किसी भी एटम का वो मुश्तमिल होता है न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पे। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि एटम का जितना भी मास है वो कंसनट्रेटेड होता है कहाँ पे, न्यूक्लियस में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन रदरफोर्ड, इफ रदरफोर्ड हैड यूज्ड न्यूट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन हिज गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट द न्यूट्रॉन्स वुड। इसका सही जवाब है नॉट डिफ्लेक्ट बिकॉज दे हैव नो चार्ज। अब अगर इस क्वेश्चन को समझा जाए तो इसमें इसके मुताबिक जो है न्यूट्रॉन्स अगर सिर्फ न्यूट्रॉन्स यूज़ किए जाते तो ज़ाहिर न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता और अल्फ़ा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कोई किसी भी तरह की डिफ्लेक्शन नहीं होती। पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करती है और नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करती है। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ठीक है, इसका मतलब है लाइक चार्जेस रिपेल करती हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन से टकराएगी तो न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज है ही नहीं। इसका मतलब है कि किसी भी तरह की डिफ्लेक्शन फिर देखने को हमें नहीं मिलेगी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग इन इट्स ग्राउंड स्टेट डज नॉट। इसका सही जवाब है रेडिएट एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिट करते रहते हैं उस वक्त वो किसी भी तरह की एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे होते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसी स्टेट में एनर्जी रिलीज़ करेगा जब वो हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड लेवल में आता है। लेकिन जब वो ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट में होगा तो वो किसी भी तरह की एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टेटमेंट अबाउट द एलिमेंट्स एक्स, इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 6 और सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 12 एंड वाई हैविंग सबस्क्रिप्ट 6 एंड सुपरस्क्रिप्ट 14 इज़ फॉल्स। इसका सही जवाब है दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हमें कैसे पता चले कि किसी भी अगर एलिमेंट को हम इस तरह लिखते हैं एक्स, फिर इसके सब स्क्रिप्ट में हम 6 लिखते हैं, तो सब स्क्रिप्ट में क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, और सुपर स्क्रिप्ट यानी ऊपर हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास लिखते हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमें कैसे पता चलता है कि किसी भी एटम में कैसे कितने न्यूट्रॉन्स हैं। हम जो बड़ा वाला नंबर है एटॉमिक मास जो सुपर स्क्रिप्ट में है, जैसे एक्स के ऊपर 12 है, 12 में से हम छोटा वाला जो 6 है वो माइनस करेंगे, तो जितना हमें नंबर मिलेगा वो मिलेगा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो हम 12 में से 6 को अगर माइनस करें तो 6 आएगा। लेकिन वाई एलिमेंट है उसमें 14 में से 6 हम माइनस करेंगे तो वो 6 नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब है इन एटम्स के सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स नहीं हैं। तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट हमारी कौन सी हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट यही है कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, मतलब ये स्टेटमेंट गलत वाली स्टेटमेंट है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिकल ऑफ न्यूट्रॉन has a mass approximately equal to that of a proton।
अब जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो तकरीबन प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम। तो हैवीएस्ट पार्टिकल हमारा न्यूट्रॉन होता है और उसका मास तकरीबन करीब करीब प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट हो उसके अगर जब हम आइसोटोप्स देखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होने की वजह से ही आइसोटोप्स बनते हैं। तो आइसोटोप्स जितने जो एलिमेंट्स है आइसोटोप्स का हम कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट मास। अब मैंने जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि लाइटेस्ट पार्टिकल, सबसे लाइटेस्ट मतलब बिल्कुल हल्का सा पार्टिकल कौन सा होता है एटम का, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है स्मॉलेस्ट पार्टिकल विद द स्मॉलेस्ट मास इज इलेक्ट्रॉन। नंबर 9 क्वेश्चन है हमारा, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट दैट इट, ऑप्शन डी करेक्ट है, कंटेन्स नियरली ऑल ऑफ द एटम्स वॉल्यूम। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, अब जो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल एक छोटा सा वॉल्यूम लेता है, जबकि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है वो ज़्यादा वॉल्यूम लेता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है यहाँ पे है उसके लिए हम कहेंगे कि भाई न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिवली चार्ज, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड न्यूक्लियर कंटेंस नियरली ऑल ऑफ द एटम्स मास। लेकिन जो थर्ड डी वाली स्टेटमेंट है वो न्यूक्लियस के लिए मैच नहीं हो रही। ठीक है, तो डी वाले हमसे पूछ भी वही रहा है ना कि कौन से एटम के करेक्टरिस्टिक्स न्यूक्लियस के करेक्टरिस्टिक्स मैच होते हैं, सवाए एक करेक्टरिस्टिक। तो वो एक करेक्टरिस्टिक जो मैच नहीं होता है वो डी वाला ऑप्शन है, यानी न्यूक्लियस doesn't contain nearly all of the atoms volume. Question 10 है हमारा, एल शेल हैज़ द फॉलोइंग सब शेल्स। जो भी एटम का एल शेल होता है, के एल एम एन शेल्स होते हैं ना, तो के शेल में सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, एल शेल में एस और पी दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हमसे ए शेल का एल शेल का पूछा गया है, इसमें यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी वाला ऑप्शन। एल शेल में कौन कौन से सब शेल्स मौजूद होते हैं, एस सब शेल और पी सब शेल। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में से जो 10 सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं उसमें से पहला वाला एमसीक्यू है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ अ हेलोजन। हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट हेलोजन है, तो इन सब एलिमेंट्स में से सिर्फ एक ही हेलोजन है, ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा, आयोडीन इज अ हेलोजन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स व्हिच हैव द स्मॉलेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका सही जवाब है कैल्शियम। अब जो गिवन एलिमेंट्स हैं, के मीन्स पोटाशियम, पी मीन्स फॉस्फोरस, एस मीन्स सल्फर एंड डी मीन्स कैल्शियम। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स में से सबसे स्मॉलेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, कैल्शियम की। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ एन एलिमेंट हैज़ कॉन्फ़िगरेशन 281 इट कैन बी प्लेस्ड इन। अब अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप देखेंगे कि उसमें लास्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें दिए गए हैं, कितनी कॉन्फ़िगरेशन नंबर कितना है। अगर यहाँ पे जैसे 281 लास्ट में हमारा कौन सा नंबर आया है, 1। ठीक है, तो
तो ये ग्रुप नंबर को मेंशन करता है। 1 जिस क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन हो वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, जिस क्लास में 2 दिया गया हो वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, और जिसके लास्ट में 3 दिया गया हो वो थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाले ऑप्शन में वाला जो है वो करेक्ट है, ए वाला ग्रुप 1 से बिलोंग करता है ये एलिमेंट, लेकिन पीरियड कौन सा है, थर्ड पीरियड है। ठीक है, अब आप ये कैसे समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम इसको समझते हैं कि भाई ये जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें 2 8 1, तो हम कैसे लिखते हैं इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 8 और 1 कितने होंगे, 11। 1s2 2s2 2p 6 एंड 3s1। इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, तो 3s1 लास्ट में एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये बिलोंग करता है फर्स्ट ग्रुप से। लेकिन एस के साथ क्या लगा हुआ है, 3s, तो ये 3 जाहिर करता है ग्रुप नंबर को, पीरियड नंबर को, सॉरी। ओके, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिहेव्स मोस्ट सिमिलर टू कार्बन। अब यहाँ पे आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो कार्बन के साथ ही उस कार्बन वाले ग्रुप में ही सिलिकॉन एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ कार्बन से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन बिलोंग करता है कार्बन के ग्रुप से। क्वेश्चन नंबर 5 है, एलिमेंट्स हैविंग सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एस ऑर्बिटल्स आर मेटल्स। ठीक है, जो आप पीरियोडिक टेबल में देखें ब्लॉक्स में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो जो एस ब्लॉक में एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो मेटल्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका करेक्ट ऑप्शन है हीलियम। ठीक है, क्योंकि अगर आप बाकी के एलिमेंट्स को देखेंगे तो वो नोबल मेटल से या नोबल ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, लेकिन जो हीलियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो उसको उस ऑक्टेट को कंप्लीट ऑक्टेट को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है आयोनाइज करने के लिए। तो इन सब दिए गए एलिमेंट्स में से सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जिसकी होगी वो कौन सा एलिमेंट है, हीलियम, क्योंकि हीलियम का ताल्लुक 8वें ग्रुप से यानी नोबल ग्रुप से है। ठीक है, 7th हमारा है, एलिमेंट्स इन अ डैश शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज केमिकल रिएक्शंस। तो एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, जितने भी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस सिमिलर टाइप के होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एलिमेंट विथ कंप्लीट आउटर शेल बिलोंग्स टू। अभी मैंने आपको बताया, जैसे ऊपर हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बताया कि लार्जेस्ट एनर्जी है, तो इस तरह के एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं कौन सी फैमिली से, जिनका आउटर शेल कंप्लीट हो, वो नोबेल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो दोज एलिमेंट्स विथ कंप्लीट आउटर शेल बिलोंग्स टू नोबेल फैमिली। क्वेश्चन नंबर 9 है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आप जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको देखेंगे तो एलिमेंट्स को किस तरह अरेंज किया गया है, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से। फॉर एग्जांपल जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है उसको पहले रखा जाएगा, जिसका 2 है उसको नेक्स्ट रखा जाएगा, फिर 3 वाले को, फिर 4 वाले को। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको अरेंज किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक शील्डिंग इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, जैसे एटम्स होते हैं, एटम्स के शेल्स होते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। तो जो
आउटर शेल है उसका इलेक्ट्रॉन्स में और न्यूक्लियस में जो अट्रैक्शन होगी वो पहले वाले शेल के मुकाबले में कम होगी, क्योंकि जो सेकंड शेल पहला वाला जो शेल आ रहा है वो क्या क्रिएट करेगा, शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट क्यों क्रिएट होता है, शेल्स जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं शेल्स में, उनकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें पहला क्वेश्चन है, एन एटम दैट लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन आयन। जो भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर गेन करता है तो रिजल्ट में क्या बनता है, आयन। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड आयन, या फिर अगर हमसे पूछा जाए कि एन एटम दैट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयन। आयन पॉजिटिव भी हो सकता है जिसको हम केटायन बोलते हैं, अगर आयन नेगेटिव होगा तो हम क्या कहते हैं उसको, एन आयन। इलेक्ट्रॉन जब लूज़ होता है, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उस पर कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव चार्ज, और उस आयन को हम बोलेंगे केटायन। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उन पर नेगेटिव चार्ज आती है और उसको हम नेगेटिव चार्ज एटम को हम बोलते हैं एन आयन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज आएगी, दो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा कोई भी एटम तो उस पर दो पॉजिटिव चार्जेस आएंगी। इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आती है, और अगर दो इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करता है तो उस पर दो नेगेटिव चार्जेस आती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एलिमेंट एक्स इज इन ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आफ्टर बिकमिंग एन आयन इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज। अब यहाँ पे आप देखें ग्रुप 6 का हवाला दिया गया है हमें। 6 वाले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं अगर उनको हम माइंड में रखें तो 6 ग्रुप में जैसे ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन पे मोस्टली क्या आती है, नेगेटिव चार्ज आती है -2, क्योंकि ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। 6 ग्रुप वाले एलिमेंट्स क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की सलाहियत रखते हैं, तो उन पे डबल नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उस जो भी एलिमेंट 6 ग्रुप का क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उस पर -2 आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स विल लूज एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली टू फॉर्म अ कंपाउंड। अब यहाँ पे रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज़ किया गया है, तो हमें पेयर्स जो दिए गए हैं इन ऑप्शंस में से पहले वाले पेयर में हम वो देखेंगे जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, और सेकंड वाला पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है दैट मस्ट बी गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन सी वाला सही है, क्योंकि इस पेयर में पोटाशियम जो है वो मेटल है, क्योंकि मेटल है तो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं, तो पोटाशियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। और फ्लोरीन 7 ग्रुप का एलिमेंट है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स में ये सलाहियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो सही वाला ऑप्शन है हमारा सी, पोटाशियम एंड फ्लोरीन। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, कैल्शियम आयन इज फॉर्म्ड व्हेन। कैल्शियम आयन तब जैसे हमें दिया गया है Ca+2, तो कैल्शियम के ऊपर क्या लगा हुआ है, सुपरस्क्रिप्ट में +2। इसका मतलब मैंने आपको बताया कि प्लस पॉजिटिव चार्ज तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन लूज़ किए जाते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए जाएंगे तो +2 आ जाएगा उस एटम पे या आयन पे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है कि कैल्शियम आयन इज फॉर्म्ड व्हेन इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन 5 है, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन। अब इसमें से हमें पहचानना है कि इन कौन से एलिमेंट्स में के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब कार्बन और ऑक्सीजन इसका सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन ये क्यों है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की जो स्ट्रेंथ है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तकरीबन सेम है, तो जिसकी तकरीबन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं।
ऐसा नहीं है कि कार्बन या ऑक्सीजन में से कोई भी एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता हो तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और दूसरा लूज़ कर ले, बल्कि ये दोनों आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक दूसरे को लूज़ या गेन करने नहीं देते, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या स्ट्रेंथ तकरीबन सेम होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बनता ही तब है जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाए। क्वेश्चन 6 है, एटम्स डैश व्हेन आयन इज फाउंड, एटम लूजेस एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब जब भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा तो क्या बनता है, आयन बनता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है कि एटम्स when lose and gain electron they form ions. Question 7 है, electronic configuration of fluorine is 2,7 and of oxygen is 2,6. Fluorine oxide will be represented as, इसका करेक्ट ऑप्शन है F2O। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है 2,7, इसका मतलब इसके फ्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और नेक्स्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी हैं, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और ऑक्सीजन को जो लास्ट शेल है उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 है और फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है। ठीक है, या तो हम इस तरह कह सकते हैं कि 2 फ्लोरीन्स 1 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकती हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, F2O मीन्स 2 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर फ्लोरीन ऑक्साइड बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन है C, H2O कंटेन्स 3 पेयर्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इन सब सारे ऑप्शंस में से सही ऑप्शन कौन सा है, वाटर वाला, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाएं, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसीलिए क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ तकरीबन सेम है, तो वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और शेयरिंग के थ्रू कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अगर आप वाटर के फार्मूला को देखें तो वाटर का क्या स्ट्रक्चर होता है, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन है वो गलत दिया गया है, क्योंकि वाटर के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उसमें तो एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन्स बॉन्ड बनाती हैं, तो इसका मतलब है 2 शेयर्ड पेयर बनेंगे। लेकिन अमोनिया में 3 शेयर्स होते हैं, एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन्स जब लिंक होती हैं तो 3 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अमोनिया और वाटर दोनों का ही स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ और आप अंदाज़ा लगाएं कि किस में 3 पेयर्स हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के और किस में 2 पेयर्स हैं। अब अगर वाटर को आप देखें तो वाटर का किस तरह स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आएगा और एक ऑक्सीजन का आएगा, तो यहाँ पे शेयर इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, ये सेकंड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप अमोनिया को देखें तो अमोनिया कब बनता है, जब 3 बॉन्ड्स बनते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान। तो 3 पेयर्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में पाए जाते हैं, अमोनिया में। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।